तो बच्चों यहाँ पर हम जो है करने जा रहे हैं हाइड्रोजन एटम के लिए लिखेंगे सोंडिज़र-वेव इक्वेशन। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सोंडिज़र-वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। सोंडिज़र-वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। सोंडिज़र-वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल मतलब जिनके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो खाली हाइड्रोजन के लिए नहीं है, हाइड्रोजन के लिए तो है, उसके साथ में जैसे हीलियम में 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, हीलियम प्लस करें, Li 2 प्लस करें या B3 प्लस करें, तो कोई भी ऐसी स्पीसीज जिसके अंदर क्या है 1 इलेक्ट्रॉन हो, उन सभी के लिए डेरिवेशन रहेगा। यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों सोंडिज़र-वेव इक्वेशन क्या होगी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, और उसको वेरिएबल्स में सेपरेट करेंगे। जो वेव फंक्शन हमारा r, θ, फाई में है तो उनके वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। r की एक इक्वेशन बनाएंगे, θ की एक इक्वेशन सेपरेट बनाएंगे और फाई की। तो हमारा इस वीडियो में पर्पज़ है r, θ, फाई जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी सेपरेट इक्वेशन बनाना। जैसा कि हमने बच्चों सेपरेट वेरिएबल सेपरेशन जो है प्रीवियस वीडियो में भी रिजिड रोटेटर में किया है, इसी तरह से यहाँ पर भी हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। आओ बच्चों देखते हैं किस तरह से। तो बच्चों सोंडिज़र-वेव इक्वेशन फॉर द मोशन ऑफ सिंगल पार्टिकल इज गिवन बाय। तो सोंडिज़र-वेव इक्वेशन 3 डायमेंशन में बच्चों ये लाप्लासियन ऑपरेटर है। तो सोंडिज़र-वेव इक्वेशन सिंपल हमने यहाँ पर लिखी है h कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी साई इक्वल टू ई साई। ये सोंडिज़र-वेव इक्वेशन बच्चों प्रीवियस हम जानते हैं। m क्या है मास ऑफ पार्टिकल है, e टोटल एनर्जी है, b पोटेंशियल एनर्जी है, x y z क्या है कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल्स है। तो बच्चों पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इसके दो तरह के मोशन हो सकते हैं। एक तो इसके चारों तरफ ये रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, दूसरा ये टोटल हाइड्रोजन एटम के अंदर क्या है ट्रांसलेशन मोशन भी हो सकता है। ये ट्रांसलेशन कर रहा हो, चल रहा हो, सीधा स्ट्रेट चल रहा हो। और दूसरा मोशन क्या हो सकता है न्यूक्लियाई के चारों तरफ ये रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पर केवल टेकिंग ओनली रिवोल्यूशन, केवल हम रिवोल्यूशन ले रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का रोटेशन ले रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब हम ट्रांसलेशन मोशन को यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो क्योंकि उसकी भी काइनेटिक एनर्जी भी नहीं, तो अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा ऐड करनी पड़ेगी ट्रांसलेशन मोशन की। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल किसकी बात करें रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, उस मोशन की बात करें जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ बच्चों क्या कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है। तो बच्चों 2 स्पीसीज हैं, एक तो न्यूक्लियस हो गया और इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पर 2 इसी बच्चों m की जगह हमने क्या लिख दिया म्यू लिख दिया, रिड्यूस्ड मास। यहाँ पर जो जनरल इक्वेशन लिखी थी मास है उसमें, लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिखा है रिड्यूस्ड मास लिखा है और लाप्लासियन ऑपरेटर डेल स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी साई इज इक्वल टू ई साई। लेकिन अब एक्स वाई जेड यहाँ पर रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ना कि न्यूक्लियस के अलग नहीं, क्योंकि हम ये रिलेटिव मोशन की बात कर रहे हैं, एक दूसरे के सापेक्ष मोशन की बात कर रहे हैं। ये जो रिवॉल्व कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं। वेयर म्यू क्या है बच्चों रिड्यूस्ड मास है, इसमें रिड्यूस्ड मास हम जानते हैं बच्चों दोनों के 1 अपॉन म्यू इक्वल टू 1 अपॉन एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन 1 अपॉन मास ऑफ न्यूक्लियस। तो इस तरह से यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया है बच्चों, हमने एक बार क्या सोंडिज़र-वेव इक्वेशन ये लिख दिए। उसके बाद कहा कि खाली हम रिवोल्यूशन ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन का, तो उनके रिलेटिव मोशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इस तरह से ये ट्रांसलेशन मोशन की हम यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे हैं। तो इसके जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट हैं वो रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स हैं, और म्यू क्या लिया है बच्चों रिड्यूस्ड मास है प्लस बी साई इक्वल टू ई साई। तो यहाँ पर इसके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 होता है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो क्योंकि हम यहाँ पे बात करें हाइड्रोजन लाइक एटम, तो हीलियम भी हो सकता है, तो उसके न्यूक्लियस जो होगा बच्चों उसमें होगा +2 चार्ज। अगर जैसे कि बेरिलियम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उस पर होगा बच्चों 3। यहाँ पर जो बात कर रहे हैं हम बेरिलियम की बात कर रहे हैं, या फिर तो बेरिलियम में कितना चार्ज होगा बच्चों, लिथियम में 3 है तो बेरिलियम में होगा 4 प्लस चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने उसमें 4 हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के बच्चों 4 प्रोटॉन है, तो न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्जेस आ गया वो क्या आ गया जेडी चार्ज आ गया, और एक इलेक्ट्रॉन है उसके चारों तरफ, तो कुल मिलाकर Q1 क्या हो गया जेडी हो गया। क्योंकि प्रोटॉन में एक प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज होता है, लेकिन चार्ज कैसा होता है प्लस में है, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ना इंटू ई। तो इससे बच्चों यहाँ पर क्या आ गया Q1 क्या है जेड ई है न्यूक्लियस पे चार्ज इंटू इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उस पर चार्ज। तो फार्मूला क्या हो गया जेड ई स्क्वायर, इससे Q1 जेड ई और Q2 क्या है बच्चों ई। तो यहाँ पे क्या आ गया पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी जेड ई स्क्वायर अपॉन
आर, ये पोटेंशियल एनर्जी में क्या है, केवल आर रहता है नीचे। तो फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन पोटेंशियल, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, -1/4πε0 Ze²/r। पर बच्चों यहाँ पर जो सोंडिज़र-वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम इन टर्म ऑफ स्फेरिक, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट्स हैं जो कन्वीनियंट रहेगा यहाँ पर हम क्या लेंगे, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट रहेंगे। तो जो हमारा लाप्लासियन ऑपरेटर बच्चों डेल स्क्वायर जो है, डेल स्क्वायर जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या रहता है, डेल x² प्लस डेल y² प्लस डेल z² रहता है। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में जैसा कि पहले भी हमने देखा है इससे प्रीवियस वीडियो में, तो उसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/r² डेल अपॉन डेल r² डेल अपॉन डेल r, ठीक है, प्लस 1/r² साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर अपॉन डेल φ²। तो जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें डेल स्क्वायर की वैल्यू जो है बच्चों क्या है, ये है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, साई इक्वल टू ई साई। ये सोंडिज़र-वेव इक्वेशन हो गई बच्चों स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में हो गई हाइड्रोजन एटम के लिए। सिंपली यहाँ पर हमने पोटेंशियल एनर्जी पुट की है, ई साई सोंडिज़र-वेव इक्वेशन लिखी है। केवल यहाँ तक कहानी हमने कुछ ये कह दिया कि जो हाइड्रोजन एटम है उसको जो कन्वीनियंट है बच्चों स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में आगे सोल्व करना कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि उसमें स्फेरिकल सिमेट्री है, क्योंकि न्यूक्लियस जो चारों तरफ घूम रहा हो स्फेरिकल सिमेट्री है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट हम ज़्यादा बेटर क्या रहेंगे, r θ में इसको सोल्व किया गया, ना कि XYZ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इसको सोल्व नहीं किया गया है। तो आगे बच्चों हमारा क्या, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, मतलब हम यहाँ से सेपरेट करें वेरिएबल्स को ताकि आगे सोल्व हो पाए कि r की एक अलग इक्वेशन बने, थीटा की एक अलग इक्वेशन रहे और फाई की, थीटा की एक अलग सेपरेट इक्वेशन रहे और फाई की एक अलग सेपरेट इक्वेशन में सेपरेट करना पर्पज है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो बच्चों यहाँ पर जो साई है, साई इज ए फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स, साई इज ए फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल, क्या क्या, r θ एंड फाई टू सेपरेट द वेरिएबल, वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए बी सपोज, हम ऐसा सपोज करें डेट r θ फाई ए प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शंस। r θ फाई जो है बच्चों ये 3 फंक्शन का प्रोडक्ट है, r का प्रोडक्ट, थीटा का प्रोडक्ट और फाई का प्रोडक्ट। मतलब r θ फाई ऐसे वेरिएबल्स है जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करें, उनको सेपरेट इक्वेशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं जो साई है, तो बे फंक्शन यूनियन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये इस तरह का फंक्शंस है जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ये हैं। तो इसको हम कहाँ पे पुट कर रहे हैं बच्चों, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इन साई की जगह हम r θ फाई को की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, मतलब साई की जगह क्या लिख रहे हैं, ये सेपरेट 3 वेरिएबल्स यहाँ पर हम रख रहे हैं। तो साई की जगह हम क्या रखेंगे बच्चों, साई की जगह पर हम r θ फाई यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों साई की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, r θ फाई, ठीक है। r जो कि सेपरेट वेरिएबल हो गया किसका, r का, थीटा कैपिटल थीटा फंक्शन ले रहे हैं और फाई फंक्शन, r θ फाई, ये हमने बच्चों किसकी जगह, ऊपर जो फाई लिखा हुआ था उसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, रिप्लेस कर दिया r θ फाई। ये कहते हुए फाई इस तरह का फंक्शन है जो r इंटू थीटा इंटू फाई, 3 का अलग अलग वो प्रोडक्ट है, इस तरह के ये फंक्शन है, उनके वेरिएबल्स को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अब बच्चों क्या करना, इससे अंदर मल्टीप्लाई कर दें, r θ फाई अंदर ले जाएं, तो r θ फाई से जब ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो r के रेस्पेक्ट में यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा, थीटा फाई आगे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों जैसे ब्रैकेट अगर मैं हटाऊँ यहाँ से, मतलब अंदर मल्टीप्लाई करूँ r θ फाई से, तो एक तो मल्टीप्लाई यहाँ से होगी फिर अंदर मल्टीप्लाई होती जाएगी, और क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं तो केवल r θ फाई से अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो केवल ये r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेगा, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है, थीटा और फाई का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो थीटा फाई वाली टर्म जो है बच्चों आगे ऐसे ही निकल जाएंगी। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है ये केवल थीटा को डिफरेंशिएट करेगा, इसके लिए जो बच्चों r और फाई जो है क्या है, कांस्टेंट है, r और फाई जो टर्म्स हैं वो कांस्टेंट है, वो ऐसी आ जाएंगी। ये टर्म केवल किसको डिफरेंशिएट करेगी, फाई को करेगी, क्योंकि यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो इसके लिए r और थीटा जो है कांस्टेंट की तरह है,
तो वो टर्म्स हमारी जो है आगे चलेगी। जैसे आर थीटा फाई से हमने मल्टीप्लाई अंदर किया ब्रैकेट खोल करके बच्चों। तो वेरिएबल सेपरेट करने के लिए ये सब कहानी है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, आर थीटा फाई से डिवाइड कर दे रहे हैं सारी फुल इक्वेशन को। इसको भी डिवाइड कर दे रहे हैं आर थीटा फाई से। आर थीटा और फाई से सारी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर रहे हैं, आर थीटा फाई से। आर थीटा फाई, आर थीटा और फाई से हमने सारी इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया दोनों साइड। आर थीटा फाई फुल इक्वेशन को आर थीटा फाई से हमने डिवाइड किया। आर थीटा फाई सिंप्लीफाई करने के लिए आर थीटा फाई से आर थीटा फाई कट गया, आर थीटा फाई से आर थीटा फाई कट गया, यहाँ से ई केवल रह गया और यहाँ आर थीटा फाई था वो कट गया। तो यहाँ पर बच्चों थीटा फाई से थीटा फाई कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, केवल 1/r आ जाएगा। और यहाँ पर आर फाई से क्या कट जाएगा, आर और फाई कट गया, आर और फाई कट गया। तो यहाँ पर केवल क्या रहा बच्चों, थीटा वाली टर्म आई है केवल यहाँ। और ऐसे ही बच्चों यहाँ पर आर थीटा कट गया, तो यहाँ पर टर्म क्या आ जाएगी, 1/5 टर्म यहाँ पर आ जाएगी। बाकी इक्वेशन ऐसा चाहिए, केवल हमने डिवाइड किया आर थीटा फाई से। आगे बच्चों हम क्या कर रहे हैं, आगे आर थीटा फाई से डिवाइड कर दिया बच्चों। मैं क्या कर रहा हूँ, ई को उधर ले जा रहा हूँ, इक्वेशन इक्वल टू 0 कर रहा हूँ। तो ई को ब्रैकेट के मैं उधर ले गया, तो माइनस ई गया, ये ई को क्या इक्वल उधर ले गया, ई माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। ई को इक्वल के उधर ले गया और साथ में क्या कर दे रहा हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो सारी टर्म्स क्या बन गई बच्चों, प्लस बन गई और इसको ब्रैकेट से बंद कर दे रहा हूँ। खाली मैंने यहाँ पर क्या चेंजेस लाए, मैं ई को उधर ले गया ब्रैकेट के बराबर की। तो इक्वल टू क्या हो गया, ये 0 हो गया। अब बच्चों मैं डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइडिंग द एबव इक्वेशन बाय एच कट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू से एंड आर स्क्वायर से क्या, एंड मल्टीप्लाइंग विद या बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बच्चों यहाँ से आर स्क्वायर उड़ जाएगा, यहाँ से आर स्क्वायर उड़ जाएगा और यहाँ से आर स्क्वायर उड़ जाएगा और आर स्क्वायर टर्म यहाँ पर एक आर स्क्वायर टर्म आएगी। और डिवाइड किससे कर रहे हैं बच्चों, इस टर्म से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ से तो खत्म हो जाएगी ये टर्म, यहाँ से खत्म हो गई, तो ये टर्म आ गई 1/r। इस तरह से ये टर्म आ गई। ब्रैकेट वाली ऐसे है कि यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाकर के 2 म्यू अपॉन एच कट का स्क्वायर। ये टर्म यहाँ से आ गई, आर स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई किया है और इस टर्म से एच कट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू से क्या किया है बच्चों, डिवाइड इस इक्वेशन को किया है। तो हमारी इक्वेशन जो बच्चों इस फॉर्म में ये आ जाएगी। अब बच्चों यहाँ पे देखने वाली है, ये वाली खाली ये जो टर्म है ये केवल आर पे डिपेंड है और ये वाली टर्म केवल आर पे डिपेंड है। तो मैंने एक साइड इक्वल के इधर लिख दी आर वाली टर्म, ये वाली टर्म यहाँ पे लिख दी है और ये वाली टर्म यहाँ पर लिख दी है। बाकी ये वाली जो दो टर्म है ये थीटा और फाई पे डिपेंड है, तो बराबर के उधर लेगा हम इसको। तो यहाँ पर बच्चों मैंने लिख दिया 1/θ, उस टर्म को अपॉन साइन थीटा, डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा, डेल थीटा फंक्शन वाला थीटा है अपॉन डेल थीटा, ये वेरिएबल थीटा है, प्लस फाई वाली टर्म प्लस 1/5 साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर। तो ये वाली दोनों टर्म मैंने जो क्या किया बच्चों, इक्वल के उधर ले गया। जब इसको इधर ले जाऊंगा तो यहाँ पे माइनस साइन भी आएगा, ये माइनस टर्म और ये भी क्या आएगी, माइनस टर्म आएगी। अब ये वाली जो टर्म है इधर केवल डिपेंड्स ऑन आर, केवल ये आर वेरिएबल पर डिपेंड कर रही है वाली टर्म, और इधर वाली टर्म जो डिपेंड कर रही है थीटा और फाई पर, थीटा एंड फाई वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या है बच्चों, ये बराबर है। तो इसका मतलब क्या, आर इंडिपेंडेंट थीटा और फाई से और थीटा फाई इंडिपेंडेंट आर से। लेकिन इनको वेरी करें तो ये वेरी हो रही है, आर को वेरी करें तो ये वेरी होगी केवल, लेकिन फिर भी ये इक्वल बनी हुई है। इसका मतलब ये वाली इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन और राइट हैंड की साइड की इक्वेशन दोनों किसी कांस्टेंट के बराबर होनी चाहिए, जिसको हमने कह दिया ये दोनों किसके बराबर है, बीटा कांस्टेंट के बराबर है। आर थीटा फाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, above इक्वेशन होल्ड गुड इफ ईच साइड इज इक्वल टू द सेम कांस्टेंट, अगर वो सेम कांस्टेंट के बराबर, क्योंकि वो इक्वल है दोनों और दोनों ये आर पर डिपेंड करेगा और इधर वाली इक्वेशन किस पर करेगा, थीटा और फाई पे। तो इसलिए ये इक्वेशन हमने किसके बराबर कर दी, इक्वल टू बीटा,
और ये वाली इक्वेशन भी जो लेफ्ट हैंड साइड है तो हमने राइट हैंड साइड भी किसके बराबर है, सेम, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, सेम कांस्टेंट के बराबर कर दिए हैं। तो इस तरह से बच्चों ये दो इक्वेशन हमने में ये सेपरेट कर लिया है। लेकिन ये तो केवल आर पर डिपेंड करे, लेकिन यहाँ पर अभी दो वेरिएबल्स रह गए इस इक्वेशन में, क्या, थीटा और फाई, दो वेरिएबल्स रह गए, इनको फर्दर हमें सेपरेट करना है। ये जो इक्वेशन है जो आर पर डिपेंड कर ये रेडियल इक्वेशन कहलाती है, और जो बच्चों थीटा और फाई पे फाई वेरिएबल्स है वो एंगुलर इक्वेशन कहलाती है। तो इसमें हमें फर्दर वेरिएबल डिवाइड करने, सेपरेट करने थीटा और फाई। तो टू फर्दर सेपरेट द टर्म थीटा एंड फाई मल्टीप्लाई आवर इक्वेशन बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर वाली इक्वेशन को हम डिवाइड मल्टीप्लाई करें किससे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे साइन थीटा है और साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर क्या रह जाएगा, केवल साइन थीटा रह जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने साइन स्क्वायर थीटा से इस टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, और इधर आ गया बच्चों साइन स्क्वायर थीटा बीटा, दोनों साइड साइन स्क्वायर थीटा से हमने मल्टीप्लाई किया और साथ में मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों माइनस है, तो ये टर्म प्लस हो गई, ये भी प्लस हो गई, बीटा के साथ लगा दिया हमने माइनस। ठीक है, तो क्या हो गया, माइनस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। और यहाँ पे क्या किया है बच्चों, फिर फर्दर हम ये टर्म हमने यहाँ पे ऐसे लिखी है, बीटा वाली टर्म को क्या ले गए, इधर ले गए, तो यहाँ पे माइनस थी तो हो गई प्लस, इस वाली इक्वेशन को उठा के इक्वल के उधर ले गए, तो हो गई बच्चों 1/5 डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर। अगेन दिस इक्वेशन, अब ये वाली जो साइड है बच्चों लेफ्ट हैंड साइड केवल डिपेंड करिए थीटा टर्म पर, इधर कोई फाई टर्म नहीं आ रहे हैं, और ये वाली इक्वेशन डिपेंड करिए केवल फाई पर, लेकिन फिर भी ये क्या बनी हुई, इक्वल बनी हुई है। इसका मतलब ये वाली साइड किसी कांस्टेंट के बराबर और ये वाली साइड भी एक सेम कांस्टेंट के बराबर है, तभी ये इक्वल हो सकती है, क्योंकि वेरिएबल चेंज करने पर फिर भी ये क्या है, इक्वल बनी हुई है। और जो कि डिफरेंट वेरिएबल है, इस साइड में फाई वेरिएबल है और इस साइड में क्या है बच्चों, थीटा वेरिएबल है। Again, this equation hold good if each side is equal to a constant using the constant as m square। तो हमने कोई constant क्या मान लिया बच्चों, m स्क्वायर मान लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके बराबर है, m स्क्वायर के। और राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड जब बच्चों इधर लेकर के आए तो यहाँ पर एक साइन क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, प्लस है ना यहाँ पर, तो इक्वल के उधर लेके जाओगे माइनस, ये वाली टर्म माइनस थी यहाँ पर, तो इसको लेकर गए तो प्लस आई है, तो इज इक्वल टू बराबर कर दिया हमने माइनस एम स्क्वायर के, क्योंकि ये टर्म किसमें माइनस में है, तो मैंने माइनस को इधर लिख दिया, माइनस एम स्क्वायर। इस तरह से हमारी इक्वेशन 4 और 5, तो 5 इक्वेशन वेरिएबल फाई के लिए हो गई, 4 इक्वेशन वेरिएबल थीटा के लिए हो गई है। इस तरह से बच्चों हमने सेपरेट कर लिया इक्वेशन। दस द सोंडिजर इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम हैज बीन सेपरेटेड इनटू 3 इक्वेशन, सेकेंड 4 और 5 इक्वेशन। 4 इक्वेशन थीटा वेरिएबल के लिए आ गई है, 5 इक्वेशन जो है फाई के लिए आएगी 5 इक्वेशन, और इक्वेशन नंबर 2 जो इक्वेशन है हमारी वो आर वेरिएबल्स के लिए आ गई है। तो बच्चों तीनों इक्वेशंस को जब सोल्व किया जाएगा तो इक्वेशन नंबर 2 से निकल के आएगा आर की वैल्यू निकल के आएगी। जब इक्वेशन नंबर 2 को सोल्व किया जाएगा, 4 इक्वेशन को सोल्व किया जाएगा तो वहाँ से आएगी थीटा की वैल्यू, और 5 को सोल्व किया, इक्वेशन नंबर 5 को सोल्व किया जाएगा तो 5, और तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो वेव फंक्शन जो कि हम फाइंड करना चाह रहे हैं हाइड्रोजन एटम के लिए निकल आएगा। तो अगर हमारा बच्चों काम है इक्वेशन 2, 4 और 5 के अलग अलग सोल्व करना, और उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल वेव फंक्शन हाइड्रोजन एटम के लिए निकल के आएगा। बच्चों जो थीटा और फाई पे डिपेंड करते हैं ये कहलाते हैं बच्चों स्फेरिकल हार्मोनिक्स जो है कहला रहे हैं, ये दोनों फंक्शंस स्फेरिकल हार्मोनिक्स कहला रहे हैं, और ये रेडियल पार्ट है, और ये वाला पार्ट जो है बच्चों क्या है, एंगुलर पार्ट है, और एंगुलर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल हार्मोनिक्स भी हम बोलते हैं। तो बच्चों इससे नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कि इन तीनों इक्वेशन को किस तरह से सोल्व किया है, जिसमें थीटा और फाई वाली जो इक्वेशंस आई हैं वो सिमिलर इक्वेशंस हैं, जैसे कि हमने बच्चों कहाँ पे यूज़ किए हैं, रिजिड रोटेटर में यूज़ किए, तो उनके सॉल्यूशन भी बिल्कुल सिमिलर ही उसी की तरह रहेंगे, केवल एक इक्वेशन यहाँ पर अलग इक्वेशन रहेगी जिसको अलग से हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अगर फर्दर एक बार इसको आप फिर से देखना चाहो तो बच्चों यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं हमने क्या क्या किया है। हाँ, तो
तो जो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हमने क्या लिखी थी बच्चों, सोंडिज़ वेव इक्वेशन लिखी, और फिर हमने कहा कि हम तो केवल रिलेटिव मोशन की बात करें, रिवोल्यूशन की केवल रिलेटिव कोऑर्डिनेट की बात करें एक दूसरे से, तो रिलेटिव कोऑर्डिनेट हमने यूज़ किया एक्स वाई जेड, और वहाँ पर हमने रिड्यूस्ड मास यूज़ कर लिया। और फिर बाद में कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है इसमें क्या है बच्चों, -1/4πε0 ZE² है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट की हमने पोटेंशियल की, और कहा कि यहाँ पर जो बच्चों सिमेट्री हो कैसी है, स्फेरिकल सिमेट्री है। तो हमने जो है बच्चों ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट का डेल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर लिखी है, ना कि एक्स वाई जेड कार्टिजन कोऑर्डिनेट को यहाँ पर कन्वर्ट किया गया है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में। फिर बाद में क्या कर रहे हैं बच्चों, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स कर रहे हैं, वेरिएबल्स को हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। फाई जो ऐसा फंक्शन है आर थीटा फाई में कि उसको अलग अलग वेरिएबल्स के फंक्शंस को अलग अलग फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो उसकी जगह हमने आर थीटा फाई यहाँ पर पुट कर दिया है। तो बच्चों ऊपर वाली इक्वेशन को आर थीटा फाई से जब मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन है, जब ये आर थीटा फाई जाएगा तो ये डिफरेंशिएट केवल कौन सी वाली टर्म को करेगा, आर वाली टर्म को करेगा, थीटा फाई आगे चले गए। इसी तरह से ये केवल थीटा वाली टर्म को डिफरेंशिएट करेगा, ये केवल फाई, तो आर थीटा आर फाई। फर्दर क्या किया गया, आर थीटा फाई से इसको डिवाइड कर दिया गया। तो इधर आर थीटा फाई तो गायब हो गया, खाली ही रह गया, यहाँ से भी आर थीटा फाई गायब हो गया, और यहाँ पर क्या बचेगा, थीटा फाई था तो 1/r 1/θ 1/फाई, इस तरह से बच्चों बचे। फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, ई को इक्वल के उधर ले गए, और फिर हम बच्चों मल्टीप्लाई, एक तो h का t² से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया गया है, और दूसरा r² से मल्टीप्लाई किया, तो r² वाली टर्म इसमें गायब कर दिया, और h का t² को यहाँ पर हमने लिख दिया है। फिर हमने यहाँ कहा कि थीटा और फाई को इक्वल के इधर ले गए हैं बच्चों, और r वाली टर्म को इधर ले गए। हमने कहा कि ये केवल r वेरिएबल है, इसमें थीटा फाई वेरिएबल है, लेकिन फिर भी ये बराबर है, इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, इसका मतलब ये किसी कांस्टेंट के बराबर होंगी। तो हमने यहाँ पर कांस्टेंट बीटा रख दिया है, ये टर्म माइनस माइनस में है तो यहाँ पर माइनस बीटा कर सकते हो, इधर प्लस करके। ये वाली इक्वेशन क्या कहला रही है, एंगुलर इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या कहला रही है बच्चों, रेडियल इक्वेशन सेकेंड। टू फर्दर इसमें अभी दो वेरिएबल्स रह गए हैं, एक तो रह गया थीटा और फाई। ये तो खाली आर वाले वेरिएबल्स की इक्वेशन हमारी बन गई है, जिसको फर्दर आगे सोल्व किया जाएगा। लेकिन हमें इस वाली इक्वेशन से फर्दर क्या करना है, थीटा और फाई के वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, साइन स्क्वायर थीटा से बच्चों मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ऊपर चला जाएगा एक साइन थीटा, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया तो नीचे वाला साइन स्क्वायर थीटा यहाँ गायब हो गया, और माइनस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। माइनस कहाँ से आ गया, क्योंकि ये टर्म क्या थी, इधर माइनस थी, तो माइनस और साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इक्वेशन बन गई। तो बच्चों अब इक्वल के उधर ले गए बीटा साइन स्क्वायर थीटा को, इस वाली टर्म को इधर ले आए हैं हम, तो ये टर्म गई माइनस में। अब ये वाली टर्म केवल डिपेंड है फाई पर, ये वाली टर्म केवल डिपेंड है थीटा पर, और फिर भी बराबर है। अलग अलग वेरिएबल्स की दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, इसका मतलब बराबर होने का मतलब ये वाली इक्वेशन और ये इक्वेशन किसी कांस्टेंट के बराबर होगी। तो यहाँ पर कांस्टेंट मान लिया हमने एम स्क्वायर। तो इस तरह से इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, 4 इक्वेशन आई केवल थीटा के लिए, और 5 इक्वेशन आई बच्चों फाई के लिए। और यहाँ पर रेडियल पार्ट के लिए जो इक्वेशन आई हुई है, इक्वेशन नंबर 2 आर के लिए, केवल आर वेरिएबल पर डिपेंड है। इन इक्वेशंस को लेकर आगे बढ़ा जाएगा। इन तीनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे और उनके सॉल्यूशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाइड्रोजन एटम के लिए टोटल वेव फंक्शन हमारा आ जाएगा बच्चों। थैंक यू।